जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 3 तारीख और बार है गुरुवार, यानी आज सवाई माधोपुर जिले और गंगापुर सिटी की तमाम जो अपडेट है, दिन भर की खबरें हैं, क्या कुछ हलचल रही सवाई माधोपुर जिले में और गंगापुर सिटी में, वो लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अगर बात की जाए आज सवाई माधोपुर जिले में या गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ, तो आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है गंगापुर सिटी में। दरअसल मीना धर्मशाला में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कार्रवाई ये थी कि एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक भैरूलाल जी के नेतृत्व में उन्हें लगातार इस बारे की शिकायत मिल रही थी कि ग्राम पंचायत पीलौदा के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं राकेश मीणा जी, उनको 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ने आज ट्रैप किया। और परिवादी था मंतोष मीणा, जो पीलौदा का रहने वाला था, और उसका ये कहना था कि साहब मुझसे 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी और 15,000 रुपये में ये सौदा तय हुआ। और जब 15,000 रुपये दिए गए उसको केमिकल लगे हुए, क्योंकि इसकी सत्यापन जो है पहले ही कर लिया था एसीबी ने, और जो अधिकारी था राकेश मीणा, उसने 15,000 रुपये की रिश्वत लेकर के अपनी गाड़ी में रख दी और तुरंत एसीबी ने कार्रवाई करते हुए मौके से रिश्वत की राशि भी जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार भी किया। कुल मिलाकर के यह है कि राकेश मीणा न सिर्फ पीलौदा का बल्कि महानंदपुर, डोडिया और खिदरपुर का भी अतिरिक्त प्रभार उनके पास था और लगातार उनके खिलाफ रिश्वत लेने की जो मामले हैं वो आ रहे थे। जो पीलौदा सरपंच है उनसे बात की पदम जी ने, और उनका ये कहना था अजय राज जी का कि साहब हर काम के लिए ये रिश्वत लेता था। अजय राज जी सरपंच के बेटे हैं और उन्होंने बात की तो उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर और काफ़ी पैसे मांगते थे वो, और इसलिए उन्होंने एसीबी में शिकायत की और एसीबी के सवाई माधोपुर के जो अधिकारी हैं उन्होंने आगे कार्रवाई की। मीना धर्मशाला के पास से उन्हें गिरफ्तार किया। और आरोपी राकेश मीणा नादौती तहसील के भीलापाड़ा का रहने वाला है और जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की है। देर शाम तक ये कार्रवाई चलती रही कोतवाली में और पुलिस लगातार उनके बारे में जो है वो जांच करती रही और तथ्य जुटाती रही। तो ये बड़ी कार्रवाई थी एसीबी की, और इन दिनों लगातार एसीबी की बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है और हम शुक्रिया अदा करते हैं और बधाई भी देते हैं एसीबी को कि अगर लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रही तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम ज़रूर लगेगी और लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। क्योंकि रिश्वतखोरी का जो ये खेल है ना सर, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा खेल है और नीचे से ऊपर तक जो लिप्त हैं लोग, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये पीलौदा गांव का मामला था। पीलौदे में के सेक्रेटरी थे बिल्कुल, और वहाँ पर शिकायत की गई थी। और जो परिवादी था वो पीलौदा का रहने वाला था मंतोष मीणा। अब तरफ की अगली खबर क्या है, तो गंगापुर कोतवाली पुलिस ने भी आज एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको याद होगा कि 22 अगस्त को एक गोलीकांड हुआ था, फायरिंग की घटना हुई थी नसिया कॉलोनी में और पीड़ित था विकास मीणा। दरअसल विकास के सिर में गोली लगी थी। उस खबर को हमने लाइव दिखाया था आपको रात को, और उसमें जो आरोपी था वो आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और ये जो व्यक्ति था जो पुलिस के हत्थे चढ़ा, ये दिलकुश मीणा सपोटरा थाने के गज्जूपुरा का रहने वाला है। दरअसल अवैध हथियारों के खिलाफ और अवैध नशे के खिलाफ इन दिनों पुलिस ने अभियान चला रखा है और लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, खासकर गंगापुर सिटी में कोतवाली थाने। बिल्कुल, कोतवाली थाना लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रहा है और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी का भी ये साफ निर्देश है कि इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी रहनी चाहिए। आज जब पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली कि साहब अवैध हथियारों का एक मामला है, तो पुलिस ने नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को जब रुकवाया गया तो उस गाड़ी की जब तलाशी ली तो उसमें फरार चल रहे आरोपी दिलखुश मीणा से उनका सामना हुआ। यानी कुल मिलाकर के जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक अवैध देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ। याद रहे कि ये 3 आरोपी थे, जिनमें से एक जयसिंह को, जो सपोटरा का रहने वाला था, उसको पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और दूसरा जो मुख्य आरोपी था दिलखुश मीणा, उसको आज गिरफ्तार करने में थाना कोतवाली गंगापुर सिटी को कामयाबी हासिल हुई है। और जो पीड़ित है विकास मीणा, उसका अभी भी इलाज जयपुर में चल रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है उप तहसील तलावड़ा से। दरअसल एक युवती अपने खेतों में जब घास काटने गई तो उसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की। इस पर जब युवती चिल्लाई तो पास में से परिजन दौड़ करके वहां पहुंचे, और जब बीच बचाव का मामला हुआ तो दोनों पक्षों में जम करके लाठी डंडे चले और धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें एक पक्ष के 7 लोग और दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हुए। 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। सदर थाना पुलिस ने मौके अस्पताल पहुंच करके और पर्चा बयान लिए हैं और मामला दर्ज किया है। और इस मामले में 2 लोगों को जयपुर रेफर किया है। बिल्कुल, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है।
अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत समिति में लगे हुए सुरक्षा गार्डों ने आज विधायक साहब को ज्ञापन सौंपा। दरअसल उनका ये कहना था कि साहब नवंबर 2019 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक हमारा टेंडर था, और लेकिन उसके बावजूद भी हम मार्च से लेकर के और अब तक अपना काम करते आ रहे हैं, लेकिन मार्च से लेकर के अब तक का जो भुगतान है वो हमको अभी तक नहीं किया गया है। तो इससे हमारे सामने जो है वो आर्थिक संकट पैदा हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमको वो भुगतान दिलवाया जाए, इसको लेकर के आज उन्होंने विधायक को ज्ञापन भी सौंपा है। गंगापुर सिटी के सारे सुरक्षा गार्ड थे, इसमें जितने भी राजीव सेवा केंद्र हैं उनमें जितने भी सुरक्षा गार्ड लगे हैं आज सारों ने विधायक को, हाँ बिल्कुल, ज्ञापन दिया है ताकि उनका भुगतान जो है वो उनको मिल पाए और इस समय जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें उनको थोड़ी सी राहत मिले। अब खबर आई है नादौती से, और नादौती से खबर ये आई है कि टोडा भीम विधायक PR मीणा जो है उन्होंने आज पंचायत समिति सभागार में, नादौती पंचायत समिति सभागार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग का उद्देश्य क्या था? आगामी 7 सितंबर को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को रक्तदान शिविर के रूप में मनाया जाए, इसे लेकर के आज कार्यकर्ताओं से अपील की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करवाना है और करना है, और सचिन पायलट जी का जो जन्म दिवस है वो रक्तदान शिविर के रूप में मनाया जाए। इसको लेकर के आज मीटिंग हुई। अब बात करते हैं कि कुछ दिन पहले या शायद 31 तारीख की एक घटना थी जिसमें करौली फाटक पर देर शाम जब हम लाइव कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। पश्चिम एक्सप्रेस से कोई अज्ञात व्यक्ति है जो चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने तब से उसे शव को शिनाख्त के लिए रखा था, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। आज आखिर पुष्पक विमान की सहायता से और नगर परिषद की सहायता से थाना कोतवाली ने उस शव का दाह संस्कार करवा दिया है। तो ये थाना कोतवाली की एक कार्रवाई थी आज की। जो पुष्पक विमान गंगापुर सिटी में बना हुआ है उसकी सहायता ली गई इसमें, और वो बहुत ही बिल्कुल कारगर काम कर रहा है इन दिनों, और इस मामले में बिल्कुल पुष्पक विमान की जो सहायता है वो लोगों को मिलती जा रही है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 45 के लोगों का। एक मुद्दा हमने उठाया था और वहाँ से आपको लाइव भी चलाया था कि दौसा गंगापुर रेल लाइन के चलते सैनी कॉलोनी के लोगों का जो मुख्य रास्ता है वो बंद हो चुका है। उन लोगों ने कल ज्ञापन भी दिया था इसको लेकर के, और हमने उसको लाइव भी चलाया था। आज इस पर कार्रवाई करते हुए, यानी कहने का मतलब यह है कि खबर का एक असर तो हुआ है कि SDM अनिल चौधरी मौके पर पहुंचे हैं आज सैनी कॉलोनी में, लोगों से मुलाकात की है और वस्तु स्थिति को उन्होंने देखा है और लोगों को ये आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में इस रास्ते को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। तो SDM साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप वहाँ पहुँचे और आपने लोगों को आश्वासन दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं वो रास्ता जल्द से जल्द लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। टेंट एसोसिएशन ने भी आज ज्ञापन दिया है। उनका अपना एक दर्द है क्योंकि इन दिनों उनका जो जॉब है, जो काम धंधा है, वो पूरी तरह से ठप है। नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा है कि साहब अब जितनी जगह है उसके आधे, यानी अगर आपके पास में अच्छी पर्याप्त जगह है तो अब आप इस तरह के जो वेडिंग फंक्शन है उनमें 100 से 150 लोगों की भी उपस्थिति अब हो सकती है। लेकिन वहीं राज्य सरकार के आदेश ये हैं कि अभी भी 50 लोग से ज़्यादा उसमें शामिल नहीं हो सकते। इस विरोधाभास स्थिति को देखते हुए टेंट एसोसिएशन के लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा और उनका कहना था कि साहब छूट दी जाए ताकि ज़िंदगी वापस धीरे धीरे पटरी पर लौट सके। क्योंकि ध्यान रखिए कि शादी ब्याह या फंक्शन से रिलेटेड जितने भी जॉब है ना सर, वो इन दिनों पूरी तरह ठप हैं और पूरी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह ठप है। चाहे आप कैटरिंग की बात कर लें, ब्यूटी पार्लर्स की बात कर लें या वेडिंग इवेंट्स या इससे रिलेटेड जितने भी जॉब हैं वो इस समय पूरी तरह ख़त्म हैं और उनको वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को गौर करना चाहिए ताकि इनको भी रोजी रोटी मिले और इनकी भी ज़िंदगी अब वापस फिर से हंसती और मुस्कुराती हुई पटरी पर लौट सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के टोंड गांव से हमारे पास में एक खबर आई है कि वहां एक युवक का 18 वर्षीय युवक का शव कुएं में मिला है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि शव के साथ में बड़े बड़े पत्थर बांधे गए थे। यानी कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टि से ये लग रहा है कि ये मामला हत्या का है और युवक 3 दिन से लापता था। ये मलारना डूंगर की हमारे पास में खबर आई है। अब बात करते हैं, एक खबर आई है हमारे संवाददाता राजेंद्र ने भेजी है लालसोट से कि लालसोट में आज वहाँ के जो SDM है गोपाल जांगेड़, उनके आदेश निकालने की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल उन्होंने पहले लॉकडाउन लगा दिया और जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि अब लॉकडाउन लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है तो उन्होंने उस लॉकडाउन को वापस ले लिया। अब इससे हुआ ये कि जब लॉकडाउन लगा तो मार्केट में एकदम तेज़ी से कालाबाजारी बढ़ी। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या ज़रूरी सामान जो खरीदने वाले लोग थे उनका भीड़ जो है, उनका हुजूम जो है वो दुकानों पर इकट्ठा होने लगा ताकि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर सामान कहाँ से आएगा। इसका फ़ायदा दुकानदारों ने उठाया और बहुत महंगे दामों में अपनी इन चीज़ों को बेचा।
लेकिन शाम होते होते इस लॉकडाउन के आदेश को वापस ले लिया एसडीएम महोदय ने। कुल मिलाकर के इस तरह भ्रम की जो स्थिति है वो कई जगह से हमको देखने को मिली है। कोटा में भी ऐसा हुआ था, जयपुर में भी ऐसा हुआ था और धौलपुर में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि केंद्र ने साफ ये कह दिया है कि अब लॉकडाउन का डिसीजन लेना कहीं ना कहीं उनके हाथ में नहीं है। अब केंद्र की ही गाइडलाइन का आपको पालन करना पड़ेगा और इसमें जो डिसीजन लेगा वो केंद्र ही ले सकता है। आप अपनी मनमर्जी से अब लॉकडाउन लॉक या अनलॉक नहीं कर सकते। तो ये बात थी। और अब बात करते हैं एक बड़ी अजीबोगरीब बात की, और वो अजीबोगरीब बात ये है साहब कि बारिश के बाद अब मच्छरों का प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से। फॉगिंग की कोई व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा नहीं की जा रही। फॉगिंग तो दूर की बात है, सफाई की भी कोई व्यवस्था अभी नगर परिषद के द्वारा नहीं की जा रही है। आज जब हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं तो आप हमारे बैक में देख सकते हैं, आज हमने एक नई लोकेशन चुनी है, ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी। वहाँ का ये चौराहा है जहाँ से हम ये लाइव आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है साहब कि सफाई की कोई व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा नहीं की जा रही है, तो फॉगिंग तो कहाँ से होगी। यहाँ प्रशासन का थोड़ा सा दोहरा रवैया जो है वो नज़र आ रहा है। और दोहरा रवैया ये है कि जब गंगापुर सिटी में केस नहीं थे और जब बाज़ार बंद थे और लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो आपने लगातार सड़कों पर, दुकानों पर, बाज़ारों पर सैनिटाइज़र करवाया साहब, पूरे शहर पर सैनिटाइज़र करवाया। लेकिन गंगापुर सिटी में 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिल्कुल सैनिटाइज करने का काम कर रही थी, कोई पॉजिटिव केस नहीं था बिल्कुल। और आज जब लगातार केस बढ़ रहे हैं तो कंडीशन ये है साहब कि अब पता ही नहीं चल पा रहा कि वो सैनिटाइजर वाली मशीन गई कहाँ। गंगापुर सिटी में कोई सैनिटाइजर इस वक्त नहीं किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, फॉगिंग मशीन। सबसे बड़ी बात है, जो सरकारी अस्पताल में लोग पहुँच रहे हैं, अस्पताल वालों को आरोप है कि सैनिटाइजर अस्पताल में नहीं हो रहा, सामान्य चिकित्सालय में जो जहाँ पॉजिटिव केस रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के है कि जनता के लिए तो सारे नियम सख्त हैं, लेकिन प्रशासन के लिए नियम सख्त क्यों नहीं है? प्रशासन क्यों नहीं इस बातों पर ध्यान दे रहा? जब करोड़ों रुपए का बजट कोविड-19 के तहत आया गया है और आपने लगातार सब चीज़ों को सैनिटाइज करवाया है, तो अब इस काम को क्यों रोक दिया गया है? बाजारों में, सड़कों पर पहले बहुत सैनिटाइज करवाया था, 2-2, 3-3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी थी साहब सैनिटाइज करवाने के लिए। और फॉगिंग सुबह शाम दोनों टाइम फॉगिंग होती थी बिल्कुल। और अब जब मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है और लोगों के लिए अनलॉक कर दिया गया है मामले को, दिन पे दिन केस बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल, और उसके बावजूद भी फॉगिंग वाले नजर ही नहीं आ रहे। प्रशासन का ये दोहरा रवैया कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि प्लीज़ अब तो जागो इस कुंभकर्ण की नींद से। और पूरा शहर त्राई त्राई कर रहा है। आप एक दिन में, 2 दिन में चौराहों पर से तो कचरा उठा देते हैं, लेकिन जिन कॉलोनियों की हालत ख़राब है और जहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, वहाँ कब कार्रवाई की जाएगी, ये सोचने का विषय ज़रूर है। और ये किया जाना चाहिए, चाहे सैनिटाइज का मामला हो या गंदगी का मामला हो। अगर नगर परिषद इसी तरह सुस्ती अपनाएगी तो लोगों को राहत मिलेगी कैसे? और दूसरी बात यह है कि कोविड-19 जैसी महामारी से आप लोग बचोगे कैसे? तो अगर लोगों को बचाना है तो आपको ये दोहरा रवैया छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और इस बारे में ज़रूर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई बड़ी आज की खबर नहीं थी, क्राइम की कोई रिपोर्ट नहीं थी, जो थी वो हमने आपको आज बता दी। बाकी आप लोगों के कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं और उन पर हम ध्यान ज़रूर देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि आपको मेडिकल एडवाइजरी का पालन तो करना ही है। साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने के विषय में भी आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं का जो अभियान है वो लगातार गति पकड़ रहा है, चाहे वो एसएससी की मामला हो या रेलवे का मामला हो, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के आरोप अब युवा वर्ग लगाता जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार ने आज राहत दी है कि आने वाले नवंबर में जो बड़ी पुलिस भर्ती थी वो होने वाली है। अब उम्मीद ये करते हैं कि अगर वो हो जाती है तो 17-18 लाख नए पुलिसकर्मी राजस्थान को मिलेंगे ही, साथ में 17 से 18 लाख लोगों को नया रोज़गार भी मिलेगा और उनको नौकरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के एक ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर लौटने तो लगी है, लेकिन ज़िंदगी हंसने और मुस्कुराने का नाम है। और अपने गमों को छुपा करके, अपने दर्द को छुपा करके और ज़िंदगी फिर अगर पटरी पर लौटती है तो ये आपके और हमारे सबके लिए खुशी की बात होगी। और जी न्यूज़ पोर्टल पल पल की खबरें आपको दिखाता रहता है और हमारी खबरों का असर भी होता है कहीं ना कहीं। हम लगातार प्रशासन से सवाल जवाब करते रहते हैं। आज हमारा इरादा था पांचना बांध को लेकर के और करौली धौलपुर के सांसद जो है मनोज राजौरिया जी से बात करने का, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन हम आपको ये विश्वास ज़रूर दिलाते हैं कि पांचना बांध का जो मुद्दा है उसको जी न्यूज़ पोर्टल छोड़ने वाला नहीं है। आने वाले समय में सचिन पायलट जी से या करौली धौलपुर के जो सांसद हैं मनोज राजौरिया जी से या फिर टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी से, इनसे हम सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। और लगातार में जो जुड़े हैं करौली के विधायक से भी बिल्कुल, और जो
करौली के विधायक हैं लाखन सिंह जी, उनसे भी हम संपर्क जरूर करेंगे कि आखिर जब सरकार आपकी है और सब कुछ महकमा आपका है तो आप क्यों नहीं इस मामले को जल्द से जल्द सुलवा देते। और दीपावली से पहले अगर इन किसानों को पानी मिल जाएगा तो इससे बढ़िया राहत की बात इन किसानों के लिए नहीं हो सकती। बाकी जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए, अपना प्यार अपनी शुभकामनाएं हमें देते रहिए और हम भी पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरे तथ्यों के साथ। चलिए, शायद मेरे ख्याल से हमारी डॉक्टर बी.डी. कल्ला ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से मैं आज आपकी बात करवा देता हूं। इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मोबाइल पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। हेलो हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। जी न्यूज़ पोर्टल से अजय भारद्वाज लाइव आपसे बात कर रहा हूं और लाखों लोग इस वक्त आपके और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और कुछ अहम मुद्दे हैं सर जिन पर आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। सर, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा करौली में पाचना का है। पाचना को लेकर के किसान अब लामबंद होने लगे हैं और लोगों का ये कहना था कि साहब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी ने ये वादा किया था कि पाचना का जो पेच है उसको सुलझा दिया जाएगा और लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। ये विभाग मेरे से संबंधित नहीं है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग करते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरा विभाग नहीं है, इसलिए मैं इसमें कहने में कुछ असमर्थ हूँ। लेकिन एक बड़ा मुद्दा तो है सर, कहीं ना कहीं है, लेकिन आप जानते हो कि जो विभाग देख रहा है वही तो उसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी दे सकता है। अच्छा, इसी प्रकार बीडी सर, बिजली का जो मामला है कि 3-4 महीने के भाजपा ने भी कहीं ना कहीं हल्ला बोल कार्यक्रम किया था कि साहब बिजली के बिलों में राहत दी जानी चाहिए आमजन को। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनका शासन गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उनका शासन और भी कई प्रदेशों में, वहाँ कहाँ बिजली के बिल माफ किए, उनकी सूची हमको दे दें। जी सर, ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो शुरू में लॉकडाउन पीरियड और कर्फ्यू पीरियड में बिलों को स्थगित कर दिया था। किसी का बिजली का बिल नहीं काटा और बिजली की कटौती नहीं की। किसानों के ऊपर एक नए पैसे का बिजली का भार नहीं बढ़ाया है। और सवाल इस बात का है कि जो स्थायी शुल्क माफ करने की जो बात कर रहे हैं वो भारत सरकार के पास पेंडिंग है। मैंने भारत सरकार के मंत्री जी से 5 बार बात की है और उनसे ये कहा है कि वो स्थायी शुल्क को या तो डिस्कॉम को ये निर्देश दे दें कि डिस्कॉम जो है वो स्थायी शुल्क नहीं भरेगी। तो हम भी आम जनता से नहीं लेंगे, लेकिन पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनाओ आप। बिल्कुल। कल्ला सर, पूर्व भाजपा की सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने 833 रुपये की एक सब्सिडी किसानों को भी दी थी, यानी साल भर का लगभग 10,000 रुपये की राहत बिजली के बिलों में। उसको लेकर के मौजूदा सरकार का क्या था? घोषणा करके बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, फिर भी हम उसको, आपने देखा होगा, बराबर देते थे। बजट में प्रावधान नहीं करते हुए भी, बजट में प्रावधान नहीं, घोषणा कर दी, 3 दिन बाद चुनाव डिक्लेयर हो गए। अब उसके बाद अभी वो ये मामला जो है वो वित्त विभाग की और हमारे बीच में प्रक्रियाधीन है। जी, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद आने वाले समय में कोई ना कोई राहत किसानों को जरूर मिलेगी। तो जैसे वित्त विभाग हमको जिस तरीके से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक आखिरी सवाल और है हमारे एक साथी पत्रकार का। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश में तो आपके कांग्रेस लोग बिजली का बिल माफ़ करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों ने तो आप पे विश्वास जताया, उसे तो आप माफ़ करवाएं। देखो, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों को हम बिजली 4 रुपये 90 पैसे में पैदा करते हैं, केवल 90 पैसे में दे रहे हैं। 16,000 करोड़ की सब्सिडी प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार किसानों को दे रही है। किसानों का कोई बिजली का बिल नहीं बढ़ाया। अब देखिए, बिजली आपने यूज की है, 1 लाख करोड़ के घाटे में बिजली की कंपनियां चल रही है, जो हमको वसीयत में मिली है और विरासत में मिली है। और ये कहना चाहिए कि यदि हम कोयले के लिए और माल भाड़े के लिए, इसके लिए पैसा हमारे पास नहीं होगा तो ये बिजली उपलब्ध कहाँ से होगी, बताइए आप। माननीय मंत्री महोदय, पहले जो बिल आम लोगों का 3,000 रुपये का आता था 1 महीने का, वो 2 महीने का आता था 3,000 रुपये का। अब एक महीने का 6,000 रुपये का आ रहा है। ऐसा है, यदि बिल में कहीं कोई दिक्कत है, मीटर की बिना रीडिंग के दिया है, तो उसको हम करेक्ट करने के लिए तैयार, उसके निर्देश जारी कर दिए गए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्ला सर, और उम्मीद करते हैं कि आप कहीं ना कहीं आम आदमी का एक दर्द मौजूदा राजस्थान कांग्रेस सरकार समझेगी और उनको राहत ज़रूर देगी बिजली के बिलों से और बिजली से संबंधित समस्याओं से। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में मौजूदा कांग्रेस सरकार में ऊर्जा विभाग संभालने वाले और कांग्रेस सरकार के सबसे कद्दावर मुख्य स्तंभ BD कल्ला साहब, जिनसे आज हमने आपकी लाइव बात करवाई थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ जो मामले हैं वो अभी भी वित्त मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि पदम जी, आने वाले समय में आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार को राहत देगी? बराबर राहत देनी चाहिए। आम पब्लिक पिसी हुई है। 2 रुपये किलो का गेहूँ बांट कर सरकार बाई लूट रही है। वहीं बिजली के बिलों में जो 2 महीने में 3,000 रुपये का आता था, 6,000 रुपये का आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने तो सीधी सी बात है पूर्व जो सरकार है उसके ऊपर डाल दिया कि साहब उन्होंने बजट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं किया है, तो हम राहत कहाँ से दें। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आम आदमी को राहत मिलती है तो ये अच्छी बात है। तो आज हमने आपकी बात करवाई थी BD कल्ला जी से। इससे पहले हमने आपकी बात करवाई थी पूर्व भाजपा की जो सरकार थी उसमें, और पूर्व भाजपा अध्यक्ष रहे अरुण चतुर्वेदी जी से। और ये वादा है हमारा कि आने वाले समय में सचिन जी से भी हम सवाल ज़रूर करेंगे पाचना को लेकर के, और पाचना के किसानों को कहीं ना कहीं हम आश्वस्त ज़रूर करेंगे कि आपका ये मुद्दा हम छोड़ने वाले नहीं हैं और आपको जल्द से जल्द राहत मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए और हर खबर से अपडेट रहिए। एक चीज़ का ज़रूर कहना चाहूँगा, शेयरिंग कम ना करें। आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे हमारी खबरों को, ये खबरें प्रशासन के कानों में घंटी बजाने का काम ज़रूर करेगी। और हमारा काम भी ये है कि कहीं ना कहीं इस कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए प्रशासन को हम जगाते रहें और आम आदमी को राहत मिलती रहे। पदम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार लोगों को लाइव दिखाते रहते हैं और बराबर आम लोगों की समस्याओं को हम उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कई बार पदम जी थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। अब चलता चलिए, लेकिन हम सक्रिय हैं फील्ड में, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की शुभकामना हमको इसी तरह मिलती रहे। जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह आप देखते रहें और खबर की विश्वसनीयता, ये हमारा आपसे वादा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, तब तक जुड़े रहिए हमारी खबरों के साथ में। और एक बार फिर से हम BD कल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज हमारे सवालों का बेबागी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।